नमस्कार एंड वेलकम टू हेल्थ आशा, आपका अपना हेल्थ टॉक शो। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया देवलेकर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। जब भी हम कोई सर्जरी करते हैं या कोई प्रोसीजर करते हैं, डेंटल ही सही, हमें एक बेहोश किया जाता है। क्यों? ताकि हमें उसका पेन ना महसूस हो। बट बेहोश क्यों करना पड़ता है? अनेस्थेशिया क्यों देना पड़ता है? कॉम्प्लेक्स या बड़ी सर्जरीज में अनेस्थेशिया थोड़े लंबे समय तक भी देना पड़ता है। क्यों, कैसे, कब? आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर परेश भानुशाली। Sir has more than 20 years of experience in the field of anesthesia and intensive care management. Sir is the director of Ashirwad Multi-Speciality Hospital in Mumbai. Sir, वेलकम टू आवर शो। सर, मेरी क्यूरियोसिटी जस्ट है कि ये कैसे, मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब कैसे स्टार्ट हुआ कि पेशेंट को सिडेट करना है, सुलाना है या एनेस्थेशिया देना है? सो डेफिनेटली पूरी मेडिसिन ही एवोल्यूशन हुआ है, इवॉल्व हुई है कि एक कहावत है, द नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। सो हर उस समय पे जहां जहां जिस चीजों की जरूरत पड़ी वहां पर इवॉल्व होता गया। एंड एनेस्थीसिया पूरी हिस्टोरिकल है। ओके सर। बहुत एंशियंट टाइम्स में, पता नहीं शायद जब से धरती होगी, जब आदि मानवों का जमाना होगा, जब लोग हंटिंग करके अपना खाना पीना करते होंगे। हम पिक्चरों में देखते हैं, कई सारी अभी मूवीज आती हैं कि जिसमें बड़ी एंशियंट चीजें बताई गई हैं, हाउ दे यूज्ड टू हंट एंड ऑल। So anesthesia per se has been historical. Okay. People have found कि ये करने से ऐसा हुआ तो और उससे और कुछ इम्प्रूवमेंट करके चीजें की। So जैसे ओपियम होता है, अच्छा, पॉपी सीड्स होती हैं, अच्छा, कोका सीड्स होती हैं। हाँ. So उस जमाने में लोग वो कोका सीड्स ब्रश करते थे। हमने देखा होगा कि कहीं पर जख्म हो गया तो कोई लीव्स का वो पेस्ट बनाते हैं, हाँ. तो वो कोका लीव्स होती थी। कोका लीव्स का एक प्रोडक्ट निकलता है कोकेन, विच इज एन अल्कलॉइड। तो वो हेल्प करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया को नम करके पेन रिलीफ करने के लिए। ओपियम यूज होता था, जो चू भी किया जा सकता था, खिलाया भी जाता था। तो ओपियम से फिर कई एनालॉग्स बाहर निकले, जैसे मॉर्फिन। कई बार हमने पिक्चरों में भी देखा है कि वॉर फ्रंट पे जाते हैं, किसी का पैर पे लग गया, हाँ. और वहां से बुलाया जाता, कैप्टन गिव हिम अ शॉट, तो दैट शॉट ऑफ नाउ इट इज मॉर्फिन, दोस डेज इट वाज पॉपी सीड्स। ओके सर। कि उसी के एक्सट्रैक्ट में से निकाले जाते थे। ये एक दौर था उनका। फिर वर्ल्ड वॉर्स जब होते थे, जब ये बड़ी बड़ी ताकतें लड़ने लग गई वॉर, और तब बहुत कैजुअलिटीज हुई। उस समय एनेस्थीसिया बहुत तेजी से इम्प्रोवाइज हुआ, इंस्ट्रूमेंट्स नए बने। अगर जहां तक मुझे ऐसा याद आता है, हम एक ईथर डे सेलिब्रेट करते हैं, व्हेन ईथर वाज द फर्स्ट एजेंट इन मॉडर्न एनेस्थीसिया to be introduced. Okay. And that was somewhere in the year of 1840s or 1850s. I don't remember it exactly. But after ether was an agent के जहां पर नाक पे उसके ड्रॉप्स डाले जाते थे, हाँ. पेशेंट वहां से वो इवेपोरेट होता था, पेशेंट उसको सूंघता था और वो सो जाता था, एनेस्थेटाइज्ड हो जाता था। उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का इजाद हुआ। अच्छा, उसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। सो फर्स्ट टाइम इट वाज यूज्ड for some dental procedure. Now it has been a long time that I have read all those things, so I do not really recollect the exact years. ईथर के बाद फिर 1830s 40s में क्लोरोफॉर्म आया। Okay. Again something better than ether with a little lesser side effect, पर again the same thing. Okay. They used to put those droplets, एक shimmer bush mash आता था, उसके layers of gauze pieces रख के उस पे drop by drop डालते थे कि patient जब तक सो नहीं जाता था। उसके बाद almost करीब करीब 50-60 साल तक इन एनेस्थीसिया में कोई नया इवोल्यूशन नहीं हुआ। जब पहली बार बार्बिचुरेट्स को इंजेक्शन फॉर्म में यूज किया गया।
फिर थायोपेंटोन सोडियम आया, इंजेक्शन की जो पहले सिर्फ गैसेस थे, फिर उसके बाद इंजेक्शन इंजेक्शंस के आए, इवैल्यूएशंस हुए। अच्छा। और 1980s 90s में प्रोपोफॉल नाम की एक चीज दवाई बनाई गई, जो एक हम उसको वाइट रेवोल्यूशन कहते थे। वन ऑफ द बेस्ट एजेंट्स जो पेशेंट को सुलाने के लिए सबसे यूजफुल रहता था। अभी आई पहले थिंक काफी अभी बहुत इम्प्रोवाइज हो अभी चुके तो हैं। हाँ, मतलब सो पहले अगर हमने देखा होगा कि जूने पिक्चरों में भी हमने देखा है कि वो शिकारी एक एरो लेते थे, दे यूज्ड टू डिप समथिंग एंड दे यूज्ड टू फायर दैट एरो ऑन दैट एनिमल, और वो एरो लगते ही वो एनिमल धड़ करके गिर जाता था। तो वो क्या था? तो बेसिकली एक कोकेन ही जो सब्सटेंस होता है, उसी की सीड्स को वो लोग डिप करते थे। तो जैसे ही कोकेन वो एरो पियर्स करता था, तो वो एनिमल के मसल पैरालाइज हो जाते थे। सो दे नेवर यूज्ड टू, अभी किसी भी व्यक्ति का अगर मसल पैरालाइज हो गया तो आप हिल चल नहीं पाओगे, तो आप ब्रीद नहीं कर पाओगे, तो वो लोग एस्फेक्सिया से मर जाते थे। फिर वहां पर भी किसी ने देखा कि अरे इन चीजों, अगर उस समय उस एनिमल को भी अगर किसी ने ऑक्सीजनेशन दे पाया तो वो बच गए थे वो एनिमल, क्योंकि उसकी एक लाइफ होती है उस ड्रग की। तो उसके बाद उसका इफेक्ट चला गया, तो मसल रिलैक्सेंट का इंट्रोडक्शन हो गया एनेस्थीसिया में। तो उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एनेस्थीसिया इवॉल्व होते गया, और फिर नई नई उसी के प्रोडक्ट्स में से कैसे नई और दवाइयां बन सके जिसके साइड इफेक्ट्स कम हो सके, उस तरीके से लॉन्ग लास्टिंग हो सके, और एनेस्थीसिया ऐसे चेंज होता गया। सो नाउ इन मॉडर्न एनेस्थीसिया, आई मीन आपसे सुनना ये कि कैसा ये इवोल्यूशन हुआ है एनेस्थीसिया का। आप अपना कीमती वक्त लेकर हमारे इस टॉक शो में आए, आपका धन्यवाद सर। एंड हेल्थ आशा में यही हमारा प्रयास है कि ऐसे टॉपिक्स जो इंटरनेट पे अवेलेबल हो, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप सबके पास है, बट कैसे उसे समझे, कैसे अपनाए, यही हमारा प्रयास है, ताकि आप तक वो पहुंच सके, ये इन्फॉर्मेशन आप समझ सको और आपके पास वो हैंडी हो जब भी आपको वो इन्फॉर्मेशन आपको लगे। हेल्थ आशा में अब मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। हम फिर मिलेंगे एक अगले हेल्थ एक्सपर्ट के साथ, एक अगले हेल्थ टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए, बने रहिए हेल्थ आशा में, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, एंड वी विल मीट नेक्स्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। Thank you so much. Thank you. For following our videos and hearing more of such information, do follow Dr. Priya Devlekar's Health Asha, and also to subscribe my channel. If you require any specific health topic to be covered in my talk show, do let me know. Thank you.